अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान सलमान आबिद के साथ प्रोग्राम ख़बर की खबर लेके मैं हूँ इसारा राना और आपको सलाम पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आज का दिन आपके लिए रहमत और बरकतों का दिन साबित हो। आज जुम्मा है और अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आप आज के अखबारात पाक कौमी मीडिया ने कल का दिन को किस तरह कवर किया, आपको मैं चाह रहा था कि उसका एक झलक दिखा दें जिससे आपको पता चल जाए कि पाकिस्तान का कौमी मीडिया कहाँ खड़ा है और किस तरह सोच रहा है। एक रिपोर्ट आप देख लीजिए पहले। पाकिस्तानी अखबारात ने आज पीटीआई की 3 साल कारकर्दगी की तकरीब से वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब और काबल धमाकों को अहमियत दी है। तमाम अखबारात ने इन दो इशूज़ को भरपूर कवरेज दी है। रोजनामा दुनिया की लीड स्टोरी है, काबल एयरपोर्ट खुदकुश धमाके, फायरिंग, 13 अमरीकी फौजियों समेत 72 हलाक, 150 जख्मी। जबकि एक्सप्रेस की सुपर लीड वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब के हवाले से है, जिसके अल्फाज हैं 3 साल मुश्किल से गुजरे, 40 लाख गरीब खानदानों को बिलासूद कर्जे, फनी तरबियत, सेहत कार्ड देंगे वज़ीर आज़म। नुमाई वक्त ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब को लीड स्टोरी के तौर पर शाया किया है। नुमाई वक्त ने लिखा है, मुश्किलात से निमटने में खास तौर पर आर्मी का शुक्रिया। ओपोजिशन हुकूमत गिराने के लिए फौज के पीछे पड़ी, इमरान खान। रोजनामा जंग ने भी इमरान खान के खिताब को लीड स्टोरी के तौर पर लिया है। जंग ने लिखा है, लोग खुशहाल हो रहे हैं, मेरे आदादो शुमार डर वाले नहीं असली हैं। टीम नातजर्बाकार थी, तब्दीली का रास्ता कठिन, कामयाबी का शॉर्टकट नहीं, इमरान खान। पाकिस्तान के तमाम बड़े अंग्रेजी अखबारात ने भी वज़ीर आज़म के खिताब को टॉप स्टोरी के तौर पर लिया है। द न्यूज़ की टॉप स्टोरी है, पीपल बिकमिंग प्रोस्पेरस प्राइम मिनिस्टर। द नेशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब को नुमाया जगह दी है। अल्फाज हैं, पीएम सेज डिस्पाइट चैलेंजेस इकोनॉमी पुट ऑन राइट ट्रैक। डॉन ने काबल धमाकों को मेन स्टोरी के तौर पर लिया है। अल्फाज हैं, 12 यूएस ट्रूप्स, 60 अदर्स डाई इन ब्लास्ट एट काबल एयरपोर्ट। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने काबल धमाकों को मेन स्टोरी के तौर पर लिया है। अल्फाज हैं, सुसाइड ब्लास्ट किल 60 सिविलियंस, 12 यूएस ट्रूप्स। डेली टाइम्स ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब को टॉप स्टोरी के तौर पर लिया है और अल्फाज हैं, पाकिस्तान पुट ऑन राइट। जी शफीक साहब अस्सलाम वालेकुम। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। यार आप लोगों के पास छतरियाँ हैं वैसे घर में रखने का कोई रिवाज छतरियाँ वगैरह का? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। आज शाम से जो हाँ, है वो बारिशें शुरू हो रही हैं। बारिशें और कहा जा रहा है बड़ी तेज़ बारिशें होंगी और बुध तक चलेगी, यानी अगले 4-5 दिन जो जुम्मा है दी चढ़ी वो अच्छा अब किसी दो कहते हैं जुमेरात दी चढ़ी वो लग जाती थी तो फिर वो पूरा हफ्ता ही चलता था। पूरा हफ्ता चलता था। अब तो पार्शली सलमान देखा है, कभी इधर बारिश हो रही है तो ये कहते हैं मैं यार बारिश हो रही है मैं नहीं आ रहा, मैं कहता हूँ मैं तो धूप निकली भी है। कभी एक दौर था लाहौर में पूरे में ग्लोबल चेंजिंग जो है ना, ये ना जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तवज्जो दे रहे हैं और बार बार कह रहे हैं वो यही है ना, जिससे हमें दरख्त लग रहे हैं, इसलिए तो दरख्त लगा रहे हैं। अरब दरख्त का टारगेट है। तो पहले मैं चाह रहा था कि आज का रनडाउन आपके साथ शेयर कर लें कि आज के प्रोग्राम में रनडाउन क्या है, फिर हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी, वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में दबंग खिताब। इसी पे हमारे कौमी अखबार द नेशन का इदारिया है 3 इयर्स रिव्यू के ऊपर उन्होंने बड़ा तफसील से इदारिया जो है वो लिखा है। दूसरी अहम तरीन खबर जो है वो है काबुल में 3 धमाके, 13 अमरीकी फ़ौजियों समेत 100 से ज़्यादा हलाकतें। बहुत बड़े पैमाने पे कल हुआ और ये 3 धमाके हुए और 3 धमाकों से जो पूरा काबुल है वो लरसता रहा, रात गए तक ये सिचुएशन जो थी वो चलती रही। तीसरी अहम खबर ये कि तालिबान और शुमाली इत्तेहाद में मुज़ाकरात कामयाब हो गए। जो ये समझा जा रहा था कि शायद वहाँ पे कोई खून रेजी हो या कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा हो, तालिबान ने बड़े अच्छे अंदाज में डिप्लोमेटिक अंदाज में मुज़ाकरात किए और मुज़ाकरात कामयाब हो गए। हमने एक आज कालम मुंतखब किया है जो हम आपसे अक्सर शेयर करते रहते हैं कि आज़ाद सहाफ़त या मादर पिदर आज़ाद सहाफ़त, अंसार अब्बासी साहब का जंग में एक कालम था। आज के प्रोग्राम में उसे भी डिस्कस करेंगे। सोशल मीडिया ट्रेंड के ऊपर आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे कि एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा एक्सपोज टॉप ट्रेंड रहा
और ये क्यों रहा, इसके पीछे असल अवामिल क्या हैं, गुफ्तगू करेंगे। और सबसे आखिर में ये कि एहसान मानी साहब तो चले गए, अब नया चेयरमैन जो है उसका तरीक़ेकार क्या होगा मुंतखब करने का, किस तरह ये सारा कुछ जो है वो चलेगा। शफीक साहब, कल आपने खिताब सुना होगा और आपने सुना होगा, एक मैं चाह रहा हूँ उस पर एक रिपोर्ट छोटी सी बनी है, पहले वो आपसे शेयर करता हूँ और वो फिर हम प्रोग्राम की तरफ आते हैं। 10 डैम्स बन रही है पाकिस्तान में, 10 साल तक हमारी 10 डैम्स पूरी हो जाएंगी। ये होगा पहली दफा पाकिस्तान में 50 साल में कोशिश की है कि पाकिस्तान के रिजर्वायर्स बढ़े ताकि किसानों को पानी ज्यादा मिले। एक करिकुलम, एक निसाब, ये बड़ा मुश्किल काम था। 40 लाख निचले गरीब खानदान हैं, उनके लिए हम 4 चीजें करने लगे। सूद के बगैर उनको कर्जे देंगे, एक फर्द को टेक्निकल एजुकेशन, हेल्थ कार्ड, पख्तूनख्वा में तो वो कर चुके हैं, पंजाब में इंशाल्लाह साल के अंत तक सबको हेल्थ कार्ड मिल जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस। पीटीआई हुकूमत के 3 साल मुकम्मल, इस्लामाबाद में अजीमुशान तकरीब का एहतमाम। हुकूमती 3 साल कारकर्दगी के बारे में वज़ीर आज़म ने कौम को बताया कि जब हुकूमत में आए तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, कर्जों की वापसी के लिए पैसे नहीं थे, करंट अकाउंट का सबसे बड़ा खसारा हमें मिला। सऊदी अरब, यूएई और चाइना अगर हमारी मदद ना करते तो पैसा मजीद गिर जाता और लोगों के लिए मुश्किल होती। वजीर आजम इमरान खान ने मुआशी तरक्की का जिक्र करते हुए बताया कि ज़र मुबादला के ज़खायर 3 साल पहले 16.4 अरब थे, जो अब बढ़कर 27 अरब डॉलर हो चुके हैं। 3 साल में सनतों की शरह नमू में 18% इजाफा हुआ। पाकिस्तान से हर साल 10 अरब डॉलर चोरी होकर काले धन की सूरत में बाहर मुंतकिल होता रहा। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने पीटीआई हुकूमत से पहले 18 साल में 90 अरब रुपए रिकवर किए थे। गुज़िश्ता 3 साल में नैब 519 अरब रुपए रिकवर कर चुका है। पंजाब की एंटी करप्शन, इन्होंने नून लीग के 10 सालों में टोटल पैसा एंटी करप्शन ने रिकवर किया था वो 2.5 अरब रुपया। हमारे सिर्फ अभी 3 सालों में पंजाब की एंटी करप्शन ने 450 अरब रुपया अब तक रिकवर कर चुके हैं। नैब ने अपने 18 सालों में पूरा अब तक पैसा उन्होंने रिकवर किया था वो 290 अरब रुपया था, और हमारे 3 सालों में उन्होंने 519 अरब रुपया रिकवर कर चुके हैं। तकरीब में शुरका का जोशो जज्बा दीदनी था। वज़ीर आज़म का खिताब देखने के लिए लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर, मुल्तान, गिलगित और हैदराबाद में बड़ी स्क्रीनें भी नस्ब की गई थी। मेरा ख्याल है कि हम प्रोग्राम का जो आगाज़ है आप बात करते हैं, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात जनाब फवाद अहमद चौधरी साहब। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब बहुत मुबारक हो, कल आपने बड़ा शानदार शो किया और क्रेडिट जो है वो आपको जाता है, आपका इंतज़ाम नज़र आ रहा था और कल बड़ा इलेक्ट्रिक माहौल था वहाँ पे और एक अरसे बाद पीटीआई के किसी तकरीब में इतना जोशो खरोश देखने को मिला। देखिए पहली बात तो यह है कि ये जो एक पीटीआई वो वाहिद पार्टी है और इमरान खान वाहिद लीडर है जो अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी जो कारकर्दगी है वो रखते हैं लोगों के सामने और अवाम के सामने, और फिर मीडिया को, बाकी लोगों को ये मौका मिलता है कि आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, आप उसको तनकीद भी कर सकते हैं, उसकी तारीफ भी करेंगे। कोई लोग कहेंगे फलानी गलतियां रह गई, लेकिन एटलीस्ट ये रवाज है कि आप अपनी जो रिपोर्ट है, अपनी जो कारकर्दगी है, अब ये 251 सफ़ों की रिपोर्ट है, हर वजारत में उसमें लिखा है कि 2018 में हम कहाँ थे और अब हम कहाँ हैं। एक तो जब सबसे है ना जी, जो बगैर किसी स्टैट्स के, बगैर किसी डाटा के होते हैं कि आप माइक पकड़ के चले जाएं फलाना आपका बेहतर हुआ नहीं हुआ, वो कहेगा जी बड़ा बुरा हाल है, और एक है कि आप स्टैट्स देखेंगे उसके मुताबिक आप एक सीरियस एनालिसिस जो है, तो मेरा ये ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा। आप देखें ना, ये मुराद अली शाह साहब को भी तो 3 साल हो गए हैं ना इस पार्टी में, वहाँ हमें उनसे भी तो उम्मीद होनी चाहिए कि वो अपनी रिपोर्ट रखेंगे, लेकिन आप देखें कि 13 साल में उन्होंने जितना अच्छा उनको हुकूमत में हो गया, एक दफा भी पीपल्स पार्टी ने अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट आपके सामने नहीं रखी। कितना पैसा वफाक से मिला, वो किधर गया, कहाँ लगा, कैसे हुआ, उनकी पॉलिसीज क्या है, मुख्तलिफ वजारतें कहाँ खड़ी हैं, कभी आपने उनकी जो मामलात नहीं सुने। तो ये भी सिर्फ पीटीआई है जो इस तरह करती है। अच्छा फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा फवाद साहब, ये तो 3 साल का आपने बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया लोगों को, क्या क्या आपने डेवलपमेंट की और क्या क्या आपके अचीवमेंट्स हैं, और ये मैं अप्रिशिएट करूँगा कि
कोरोना के 2 साल के बावजूद भी आपने जिस तरह इकॉनमी को संभाला, लोगों को, गरीब लोगों को संभाला और मुकम्मल लॉकडाउन नहीं किया, क्रेडिट आपको जाता है। अब आगे का आपका क्या प्लान है ताकि लोगों को पता चले कि भाई हमारी हुकूमत ने 3 साल में ये किया, आगे हमारे लिए ये करने जा रहे हैं? लेकिन अभी आगे जो बड़ा प्लान है उनमें 2-3 जो बड़ी चीजें जो की हमने, एक तो जो हमारा ये है कि हमारी मईशत जो है वो अपने पाँव के ऊपर खड़ी हो। अब मईशत पाँव के ऊपर कब खड़ी होगी? जब आपकी पहली बार आप देखें कि पाकिस्तान में जो पीएम ने, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा काम किया है, हमने एक इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी थे, हर चीज हम बाहर से मंगाते थे और यहाँ पे हम इस्तेमाल करते थे। अब पहली बार पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट्स के ऊपर फोकस कर रहा है। तो हम अपनी इंडस्ट्री, हमारी इस वक्त जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसकी आप फिगर्स उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2023 तक हम मुकम्मल एक्सपोर्ट में बुक हैं। हमारे पास मजीद हमारी तमाम जो एक्सपोर्टर हैं उन्होंने अपनी कैपेसिटी डबल की है। इसी तरीके से हम जो टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स हैं, आईटी एक्सपोर्ट्स वगैरह, इनके ऊपर हम तवज्जो दे रहे हैं। और पहली बार पाकिस्तान में तवील अरसे के बाद इंडस्ट्री जो है वो रिवाइव हो रही है। इंडस्ट्री रिवाइव होगी तो उससे मजदूर बढ़ेगा, उससे हमारी रोजगार बढ़ेगा। तो अब और तीसरा जो बड़ा हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ये है कि जो छोटा तबका है, जो कमजोर तबका है, उसको मजबूत किया जाए। उसके लिए फिर एक कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है और ये सारे प्रोग्राम है जो लॉन्च किए जा रहे हैं। अच्छा फवाद साहब, ये बताइए कि ख़ास तौर पे कल इमरान खान साहब ने नैब की तारीफ़ की है, रिकवरी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड साज रिकवरी हुई है, लेकिन मजमूई तौर पे पाकिस्तान में नैब पे बहुत तनकीद की जाती है। अपोजिशन ख़ास तौर पे तनकीद करती है कि वो जो इमरान खान का अकाउंटेबिलिटी का नैरेटिव था वो कहीं पीछे चला गया है। तो आपकी क्या इसके ऊपर ओपिनियन है? देखिए जी, नैब पे ज्यादा तनकीद होती है क्योंकि ये बड़े लोगों को हाथ डालता है और बड़े लोगों को जब आप हाथ डालेंगे तो जाहिर है वहाँ से शोर जो है वो ज्यादा उठेगा। अदरवाइज बाकी हमारे यहाँ जो पुलिस जो करती है या जो उस निज़ाम में जो सुकम है वो चूंकि गरीब तरीन लोग हैं तो इसलिए उसके ऊपर इतनी बात नहीं होती है। हालांकि वो भी हमारा मीडिया के लिए होना चाहिए कि उन लोगों के लिए भी आवाज उठाए। लेकिन नैब में जो जावेद इकबाल साहब से पहले सच्ची बात यह है कि नैब तो बिल्कुल फारग हो गया था। ये तो इन्होंने ही आके इसको थोड़ा रिवाइव किया है और अब हम एक एक्टिविटी देख रहे हैं और ये एक बुनियादी हमारा जो फिलॉसफी है उसका हिस्सा है कि करप्शन के ऊपर टॉलरेट नहीं करते पीएम और उसको जो है वो आगे बढ़ाना। और अभी भी ये तासुर कि ये सारे बच गए गलत है। आप देखें नवाज शरीफ कन्विक्टेड है, मरियम नवाज जो है वो कन्विक्टेड है और एक लंबी सीरीज है लोगों की जो कन्विक्टेड है, लेकिन वो जाहिर ऐसे ही करते हैं कि जैसे वो केस तो हो ही नहीं कुछ। बिल्कुल फवाद साहब, ठीक कहा आपने। अब देखें ना, अपोजिशन का राग ये लाते हैं, सुबह 7 बजे शुरू होते हैं, रात 12 बजे तक, और एक ऐसे शख्स के लिए जो कन्विक्टेड है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी, उसके लिए गुन गाते रहते हैं कि वो क्लियर है। अच्छा, मैं ये बात करूँगा कि अंसार अब्बासी साहब ने एक कॉलम लिखा है जिसमें जो आपका मीडिया अथॉरिटी बिल है उस पर उन्होंने कहा कि भाई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ये अपना अगर आप नहीं करें कोई और कर देगा। यानी जो एक ग्रुप जो है इस पर उसको टारगेट कर रहा है, वहीं उसी ग्रुप में हमारी ये आपकी उन्होंने तारीफ़ की है कि ये मीडिया अथॉरिटी बिल आएगा तो फिर ये कुछ चीज़ें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन होंगी, मीडिया में ब्लैकमेलिंग ख़त्म होगी, वर्कर का ये जो इस्तेसाल वो ख़त्म होगा। देखिए जी, मैंने भी उनका कॉलम नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने जो सारे हमारा प्रॉब्लम ये है, हमारा जो बड़े हमारे जो तमाम यूनियन के बड़े लोग हैं और एंकर्स हैं, हमने चूंकि एक छठा पैसा क्रिएट किया है जिसमें जो मीडिया स्टेट है उसके इर्द गिर्द पॉलिसी घूमती है, उसकी वजह से एक हेल्दी मीडिया यहाँ पे हमारे यहाँ नहीं हो सका। मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि आपको अगर एक जिम्मेदार और हेल्दी मीडिया चाहिए तो आपको ओनर्स जो एक नॉन सहाफ़ी ओनर है उससे निकलकर एक जो सहाफ़ी है वो एडिटोरियल पॉलिसीज बनाए। और अनफॉर्चुनेटली ये ज्यादातर जो यूनियंस हैं ये भी मालिकों ने खुद ही बनाई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। पुरानी फिल्में देखते थे उसमें होता देखते थे हम कि जो वहाँ पे जो स्टेट है वो फैक्ट्री ओन करता है तो उसकी यूनियन भी वो खुद ही बनाते हैं अपने खिलाफ, यानी कि उसके खिलाफ। अब ये यहाँ पे ये अजीब गरीब काम है कि जो ज्यादातर आप तो तीनों बड़े सहाफ़ी हैं और अपने दोनों ने तो बड़ा आप लोगों का पुराना एक जाहिर है कि सबसे है। अब सारे मैं हैरान होता हूँ कि जो बड़े हमारे यूनियन के जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं
तो एक्चुअली ओनर्स के लिए काम कर रहे हैं। बाकी दुनिया में ये कहाँ होता है कि यूनियन भी जो है वो मालिकान के लिए काम कर रही हो। और फवाद साहब इसकी वजह जी, फवाद साहब ये बताइए, आपने अपनी हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी को पेश किया और बहुत एविडेंस के साथ इदाद-ओ-शुमार पेश किए, लेकिन अपोजिशन की 3 साल कारकर्दगी को आप कहाँ देखते हैं? अपोजिशन की कारकर्दगी जो है वो यही है कि उनकी कोई कारकर्दगी नहीं है। अब 3 साल में उन्होंने जो कुछ किया है, बेसिकली तो देखें हमारे यहाँ अपोजिशन का काम होता है पूरी दुनिया में। मैं कुआलालंपुर में गया था तो वहाँ मैं देखा कि उनकी जो रूलिंग पार्टी थी उसका कोई 16 फ्लोर का ऑफिस था जहाँ पे रिसर्चर्स बैठे हैं, लोग बैठे हैं। यहाँ पे हमारी अपोजिशन का कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि जो कुछ हुकूमत ने किया है उसके खिलाफ कहना कि हम नहीं मानते। अब ईवीएम के ऊपर अगर आप देखते हैं, कभी उन्होंने कोई रिसर्च नहीं की कोई। और ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म हमने पेश किए हैं 49 इलेक्टोरल रिफॉर्म, आपको वो पसंद नहीं है, आपके लिए हमें नहीं पसंद, हमारे लिए हम समझते हैं ये रिफॉर्म होने चाहिए। तभी आप बजट आपको नहीं पसंद, आपके ये बजट हमें नहीं पसंद, ये बजट होना चाहिए। कभी अपोजिशन में कभी को पढ़ी लिखी बात नहीं हुई, कभी को रिसर्च बात उसने नहीं की, जिसकी वजह से एक पॉलिटिकल वैक्यूम पाकिस्तान में पैदा हुआ। ठीक फवाद साहब, ये सवाल तो नहीं है लेकिन वैसे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जो ये आप मीडिया अथॉरिटी बिल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिकल प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, सारा दिन सहाफ़ियों से मिलते हैं। आपको इतनी दुआएं दे रहे हैं छोटे वर्कर जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, जिनको तनख्वाह वक्त पे नहीं मिलती, कई कई महीने की तनख्वाहें नीचे लगी हुई हैं, जिनको किसी वजह के बगैर वो दफ्तर आते हैं और उनको गेट पे कहा जाता है कि आप फारिग हैं। इतने लोग आपके साथ खामोश खड़े हुए हैं, ये सहाफ़ी। अगर ऊपर के कुछ बिकाऊ माल जो हैं, जो मीडिया मालकान के एजेंट हैं, वो इस तरफ खड़े हैं, तो नीचे एक बहुत बड़ी तादाद आपको दुआएं दे रही है। मैं सिर्फ आपसे 2 जुमले ये चाह रहा हूँ कि आप इस पे बैकफुट पे ना जाइएगा। बड़ी मेहरबानी जी, बस नहीं इंशाल्लाह बैकफुट पे हम कभी गए ही नहीं। जो फवाद साहब, ये जो देखें, जब आप ये उनकी दुखी रगों पे हाथ रखेंगे कि फेक न्यूज़ नहीं देनी, फेक न्यूज़ के खिलाफ कानून साजी करेंगे, फिर आप इस पे अपना मीडिया वर्कर की बात करेंगे, ये तो मालकान की मौत है ना। ये शार साहब ने ठीक कहा कि इस पे आप डटे रहें। बड़ी मेहरबानी थी, लेकिन बस ये इसको देखिए, ये पाकिस्तान इस तरह से आगे इस तरह। और ये देखिए, दूसरी बात मैं आपको एक बताऊं कि ये जो चल रहा है फेक न्यूज की, और फिर ये जो सोशल मीडिया पे फेक न्यूज, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आप इसको, अगर ये मुल्क जो है वो फंस जाएगा, ये आगे ही हम नहीं जा सकेंगे अगर हमने इसके ऊपर कानून साजी नहीं की। हमारे लिए अभी आप देखें ना, ये जो हमने पूरी रिपोर्ट भी पेश की थी कि किस तरह से जेली ट्रेंड्स बनाए गए, उनके ऊपर इतने ज्यादा ट्वीट किए गए, उसके ऊपर एक माहौल बनाया गया। अगर आपके अपने लोग इसमें इस तरह से इस्तेमाल हो जाएंगे तो आप मुझे बताएं, सोशल मीडिया हैज बिकम सो इररिस्पॉन्सिबल। व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज लिखते हैं, बाहर बंदे को भेज देते हैं, ना उसकी कोई ऑथेंटिसिटी है ना कुछ है। जब तक हमने फेक न्यूज को अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो ये बहुत बड़ा इसमें प्रॉब्लम है। बहुत शुक्रिया फवाद साहब हमसे बात करने का, और हमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी मिली। शुक्रिया आपका। देखिए, एक बड़ी अच्छी बात जो है ना इस हुकूमत के कॉन्टेक्स्ट में, वो ये है कि एक बड़े मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली, और उन मुश्किल हालात से घबराने की बजाय एक ऐसा पर्सपेक्टिव डेवलप करने की कोशिश की है। आज हम तीनों ने सुबह बैठ के जो अखबारात को रिव्यू किया है, आप देखिए अखबारात के अदारिये, अखबारात के एनालिसिस कह रहे हैं कि हुकूमत ने एक डायरेक्शन तय कर ली है, बिल्कुल, और एक मुश्किल सूरत हाल से बाहर निकलने की जो कोशिश की गई है उसके खातिर खा नताइज आए। और ख़ास तौर पे जो इमरान खान साहब महरूम तबकों की बात करते हैं ना, उसके अंदर जो किसानों को रिलीफ दिया गया है, जो आम आदमी को मकानों के हवाले से रिलीफ दिया जा रहा है, जो मेडिकल सेहत कार्ड की बात की जा रही है, एहसास प्रोग्राम की बात की जा रही है, मैं ये समझता हूँ ये ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिनके दूररस नताइज जो है ना वो सामने 1100 अरब रुपए किसानों को मिले। देखिए, किसानों की तो जिंदगी बदल गई। अपोजिशन ਨੂੰ ਸੁਣ ਗਿਆ कल मैंने देखा कि कोई जवाब नहीं आया। बिल्कुल, आपने मुझे लग रहा है कि हु का आलम हो गया ये एक तरफ से कोई रिस्पांस। सलमान साहब ने ये सवाल किया था कि भाई, मैं ये उनसे करना था कि भाई अपोजिशन को क्या हो गया, ना पीपल्स पार्टी उस तरह बोल रही है, ना वो, ना मुझे क्यों निकाला। और आपने, मेरा ख्याल है वहाँ पे ना
उनको उनके ख्वाबों पे ओस पड़ गई पड़ है। गए। अब वो जो रिएक्शन आता था कि शुरू होते थे और एक घंटे की तकरीरें, मेरा होना भी लग गया कि भाई उन साड़ी कल वाले हमने नहीं। खुशी नदीम का कॉलम शेयर किया था ना, तो उन्होंने कहा था कि 3 साल के ऊपर मातम होना चाहिए, अपोजिशन को खुद अपना मातम और करना दीवार में चाहिए, चुनने जो की कहा बात कल। की थी। हाँ, और बिलावल साहब ने कल बोले तो वो बड़ा होम्योपैथिक सा एक उन्होंने वो किया। अच्छा, मैं अब चाह रहा था कि हम चलें अफगानिस्तान की जानिब, और बड़ी वहाँ की सिचुएशन बड़ी रात worst क्रिटिकल हो बड़ी गई worst है। हुई। एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद हम इस पे बात जी करते हैं। प्लीज। अफगान दारुल हुकूमत काबुल धमाकों से लर्ज उठा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट के करीब 3 धमाकों में 13 अमरीकी फौजियों समेत 90 अफराद मारे गए, जबकि 100 से जायद जख्मी हैं। दाइश ने काबुल धमाकों की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अमरीकी सदर जो बाइडन ने काबुल धमाकों में 13 अमरीकी फौजियों की हलाकत के बाद खिताब करते हुए दहशतगर्दों को खबरदार किया कि हम माफ नहीं करेंगे, हम नहीं भूलेंगे, हम आपका शिकार करेंगे। दूसरी तरफ तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों की मजम्मत करती है। धमाके के मकाम की सिक्योरिटी अमरीकी अफवाद के हाथ में थी। इमारत इस्लामिया अपने लोगों की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ पर भरपूर तवज्जो दे रही है। शरपसंद हलकों को सख्ती से रोका जाएगा। काबुल एयरपोर्ट धमाकों से कबल 3 ममालिक अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने दहशतगर्दी का अलर्ट जारी किया और आवाम को एयरपोर्ट हदूद से निकलने का हुक्म दे रखा था। इस वक्त काबुल की क्या सूरत हाल है, अफगानिस्तान में इस लम्हे क्या हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा अपने नाज़रीन को शेयर करूँ। हमारे साथ फ़हद जावेद मौजूद है काबुल में। हम उनसे ज़रा, मैं चाह रहा था कि पूछूं काबुल के फ़हद क्या अपडेट हैं, क्या देख रहे हैं। रात एक क़यामत की रात थी काबुल में, और अब इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, रात बहुत ही यहाँ पर अफसोसनाक 2 वाक़े हुए, 2 कुछ धमाके हुए, और अब जो अब तक की इतलात हैं 60 के करीब जो है वो अफराद जाम बहक हुए हैं, जिनके अंदर जो 12 अमेरिकन फौजी हैं वो भी मारे गए हैं, और तकरीबन 100 के करीब जो जख्मी हैं वो अभी काबुल के मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर मौजूद हैं। और एक सुगवार सुबह है, क्योंकि कल काबुल जो है वो धमाकों से गूंजता रहा है। एक जो पहला जो कुछ धमाका हुआ वो एयरपोर्ट के हदूद में हुआ, एयरपोर्ट के दाखिली दरवाजे पर हुआ। दूसरा धमाका असर के वक्त की दोनों धमाके हुआ। दूसरा धमाका जो है वो एयरपोर्ट के करीब होटल है वहां पर उसके मरकजी दरवाजे पर हुआ है। इस धमाकों के अंदर जो है वो बच्चों और खवातीन की बहुत बड़ी तादाद जो है वो मुतासिर हुई है। जी शफीक साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे इस सूरत क्या? अच्छा, ये बताइएगा कि आप पहले तो आप अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि वहाँ जो सूरत हाल है, हमें जो मैं कभी देख रहा था डिजिटल मीडिया पे कि मज़ीद धमाकों का भी उन्होंने किया है कि मज़ीद धमाके भी हो सकते हैं। और फिर ये अपने एक जो है एक तैयारे पे भी फायरिंग हुई है, तो इसके हवाले से क्या सिक्योरिटी मेजर्स हैं, और फिर वहाँ अस्पतालों की हालत क्या है? क्या अस्पतालों में क्या फैसिलिटीज़ इतनी हैं कि सबको वो कॉप कर रहे हैं? और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये रात को लातीनी तैयारे के ऊपर भी जो है वो फायरिंग हुई है, क्योंकि अमेरिका और बरतानिया ने ये बात तय की है कि वो मुकर्ररा वक्त तक अपना इंसला मुकम्मल कर लेंगे। इस हवाले से लोगों को कल वहाँ पर एयरपोर्ट से निकालने का अमल दोबारा शुरू कर दिए गए। जैसा कि आपने बताया, यहाँ पर अस्पतालों की हालत बहुत अबतर है, क्योंकि जो मेडिकल स्टाफ है, जो डॉक्टर हैं, वो उनकी ज़्यादातर तादाद जो है वो इंखला कर चुकी है, और हुकूमत ना होने के बाद सरकारी अस्पताल जो है वो बहुत ही बुरे हालात में है, क्योंकि यहाँ पर तब्बी इमला मौजूद नहीं है। लोग यहाँ से माइग्रेट कर गए हैं दूसरे ममालिक की तरफ, तो मरीजों को जो मुकम्मल तिब्बी इमदाद देने के लिए वसाइल की बहुत ज्यादा कमी है। अच्छा फाद साहब ये बताइए कि जो हुकूमत साजी का मामला चल रहा है, इसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू आपको नजर आ रहा है आने वाले चंद दिनों में कि तालिबान एक ऐसी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएं जिसमें सब फरीकैन शामिल हों? जी, इस हवाले से कल एक जिरगा हुआ था काबुल के अंदर, जिसके अंदर कतर की जो इनकी मुज़ाकराती टीम है, उनके सरबराह शहाबुद्दीन जो तालिबान के रहनुमा भी है, उनसे हमारी बात हुई थी। उनका ये कहना था कि एक कामयाब हुकूमत साजी के लिए वक्त दरकार है। तालिबान जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान की जो हुकूमत वो कायम करना चाह रहे हैं, उसके लिए वो तमाम फरीकैन को साथ लेकर इकट्ठे करके हुकूमत बनाए। और पंजशेर के हवाले से उनका ये कहना था कि हम मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि पंजशेर के तो ये बताइए फैसल कि ये आ रहा है कि दाइश ने इस जिम्मेदारी कबूल कर ली है,
तो क्या दाइश वर्सेस तालिबान तो नहीं एक सिलसिला शुरू हो जाएगा? और इसको नैब करने के लिए, इसको पकड़ने के लिए, इसके खिलाफ एक्शन के लिए क्या अफगान जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या अमेरिकन सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो क्या अपना इसको कर रही है? क्या तालिबान हैंडल कर रही है या कोई और फोर्स हैंडल कर रही है? जी, जहाँ तक दाइश का मामला है तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि तालिबान के पास अभी किसी किस्म की ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं है। उनके $9 बिलियन जो है वो फ्रीज कर दिए गए हैं। तालिबान के पास वसाइल यहाँ पर नहीं है, हुकूमत नहीं है, और जो अमेरिका है उसका जो पूरा फोकस है वो इनखिला पर है। कल रात को जो अमरीकी बेस है वहां पर भी धमाके सुने गए। जब इस बारे में तहकीकात की गई अमरीकी हुकाम से तो उनका कहना था कि वो अपना कुछ हरबी सामान जो है वो जाया कर रहे हैं, क्योंकि 31 अगस्त को उन्होंने यहाँ से हर सूरत में इनकलाब मुकम्मल करना है, और जो एयरपोर्ट का इलाका है और बाकी इलाके वहां से अमरीकी चले जाएंगे। इस हवाले से जो दाइश से निपटना है वो तालिबान की अपनी कोई हिकमत अमली होनी चाहिए कि वो कैसे दाइश से निपटेंगे। अमेरिका या कोई जो बैरूनी मुल्क है वो उसमें अमल दखल नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया फहद, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा अपना। सलमान, जो अब कल धमाके हुए और फिर पेंटागन का कहना है जी अब तो इनखला 36 घंटों में मुमकिन नहीं है, ये जो जगह जहां धमाके हुए ये अमरीकी सिक्योरिटी फोर्सेस के उसमें था, कस्टडी में। क्या आपको नहीं लग रहा कि कुछ इस तरह का वहां ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है? लोग तवक्को नहीं कर रहे थे कि वहां पूरा मन रहेगा हम माहौल। तीनों ने अपने अपने एनालिसिस में पिछले 4-5 दिनों में ये बहस की थी कि अफगानिस्तान की सूरत हाल को कुछ लोग खराब करना चाहते हैं। बिल्कुल। और जब मैंने कुछ लोग कहा था तो मैंने आपको कहा था कि इंडिया का और इसराइल का जो नेक्सस है, और वो लोग जो यहाँ चाहते हैं कि अमेरिका का असर नफूस कायम रहे, वो ये चाहेंगे कि अफगानिस्तान में ना तो स्टेबल हुकूमत बने और ना वो चाहेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर पीस आए। अब आप देखिएगा कि अफगानिस्तान में तालिबान जो है उन्होंने मुकम्मल तौर पे एमनेस्टी का ऐलान किया, और ऐसे मौके पे आपने ये धमाके करके उस अफगानिस्तान की सूरत हाल को जो पेचीदा बनाया है, गंभीर बनाया है, मुश्किल बनाया है, उसकी वजह यह है कि इसके पीछे एक पसे पर्दा एजेंडा है। और पसे पर्दा एजेंडा यह है कि अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज रखा जाए, यहाँ दहशतगर्दी की जाए, मामला तालिबान के कंट्रोल से बाहर निकाले जाए, और फिर वो जवाब पेश किया जाए कि अफगानिस्तान में तालिबान नाकाम हो गए। शफीक, 300 इसराइली एहलकार जो थे अफगानिस्तान में काम कर रहे थे, और वो भी उनका भी इनखला हुआ है। अब आप नहीं समझते कि दाइश को, जैसे सलमान कह रहा है, कि खड़ा करके, और वो यूरोप तवक्को नहीं कर रहा था कि तालिबान इतना पीसफुली सारी चीजों को अब देखें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अमेरिका, इन्होंने एक दिन पहले ये कह दिया था कि धमाके हो सकते हैं, और उन्होंने कहा अपने सारे बंदे निकाल लें और वहाँ को इनके शहरी वहाँ ना पहुँचें। और फिर देखें जो अमेरिकी तर्जुमान कह रहा है कि अभी हम ये प्रूव कर रहे हैं कि इन धमाकों के पीछे जो है तालिबान की तो नहीं शामिल है। यानी आप देखें उनकी हमाकत देखें कि जो हुकूमत में वो धमाके करेंगे, उनकी सिक्योरिटी है जहां धमाके। फिर देखें, फिर सिक्योरिटी एरिया उनका इलाका है, और एक दिन पहले वो अपने लोगों को कह रहे हैं ये, अरे भाई आप कह रहे, आप इतना बड़ा अपना ये अपना मैसेज भेजा है, डिस्क्लोजर किया है कि धमाके हो सकते हैं, तो अल्लाह के बंदो आप वहाँ इंतजाम करें जो लोगों को पीछे हटा दें ताकि मजमा ना हो और कम से कम कैजुअल्टीज हों। लेकिन वो आपकी, मुझे ना आपकी बात में वो थोड़ा लग रहा है कि भाई एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि भाई इस पर कर रहे हैं कि इसमें तालिबान नहीं मुलव्वस, दूसरी तरफ आप जो है वो अलर्ट भी जारी करते हैं, और तीसरी तरफ तालिबान पे आप इल्जाम लगाते हैं। ब्रिगेडियर गजनफर अवान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और बड़े वो इस हवाले से उनकी बड़ी अथॉरिटी है। गजनफर अली साहब ने, वो अवान ना मेरे छा गया है, हर वक्त मेरे इर्द गिर्द अवान घूमता रहता है। मुझे ना मैं ये कहूंगा कि ना, मैं कैसे कहता हूँ कि भाई यू फील लाइक होम। घर में भाभी इसको दबाती है, घर में भाभी इसको दबाती है, और इधर ब्रिगेडियर साहब कहीं कमी महसूस नहीं होने देता। ब्रिगेडियर साहब काफी वसी तजर्बा रखते हैं सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, पंजाबी में कहते हैं आपे पाना कुंडियां ते आपे खींचना डोर, तो ये जब सिक्योरिटी अमेरिका की थी तो, और उन्होंने पहले अलर्ट भी जारी कर दिया, तो ये क्या ड्रामा हो रहा है सर? अफगानिस्तान की इन्वायरमेंट चेंज करने की कोशिश हो रही है, और अब दाइश को सामने लाया जा रहा है ताकि वो जो एक स्टेबल वहां पे इन्वायरमेंट हो गई थी वो ना रहे। असल में बहुत बहुत शुक्रिया किसार। असल में अमेरिका जो है, जो बुनियादी चीज है जी, वो ये है कि अमेरिका अपने ही नैरेटिव्स का शिकार हुई जा रहा है, अपनी ही स्टेटमेंट्स का जो है वो मुजरिम बनता जा रहा है। उन्होंने इनखला किया, किसी को नहीं बताया। अब जब किसी को नहीं बताया, G7 के जितने ममालिक है, NATO के जितने ममालिक थे, उन्होंने कहा जी हमें तो टेलीफोन भी नहीं किया, वहां से चले गए। वहां से चले गए, वहां एक वाइट क्रिएट हो गया। आप वहां से गए थे नाकाम होके,
दुनिया कहती है कि फेलियर्स आर नेवर रीइंफोर्स्ड, जो मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में जो आपकी नाकामी होती है उनको कभी रीइंफोर्स नहीं किया जाता। आपने फिर ऐलान किया प्रेशर में आके जब 3000, 4000, 5000 पहुंचे, वो भी फौजी भी वहाँ आ गए। कल G7 जो ममालिक का इजलास हुआ, उन्होंने कहा जी जो इनखला है उसकी डेट को एक्सटेंड करें। अमेरिका ने, जो बाइडन ने मंगल को स्टेटमेंट दी हम इनखला की डेट को एक्सटेंड भी करेंगे। फिर जाने से जब आपने इनखला कर लिया, एक स्टेटमेंट दे दी कि जो लोग जाना चाहते हैं, अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं, उनको हम असिस्ट करेंगे, उनको लेके जाएंगे। दुनिया को, अफगानिस्तान को ये डायरेक्टिव दे के बेताशा लोगों को जो है काबुल एयरपोर्ट पर जमा कर, जब काबुल एयरपोर्ट में जमा हो गया तो सिक्योरिटी कंट्रोल से बाहर हो गई। अब जब सिक्योरिटी हुई तो इनर पैरामीटर आपने रख दिया, आउटर पैरामीटर तालिबान को दे दिया। अच्छा ब्रिगेडियर साहब सलमान आबिद बोल रहा हूँ, ये बताइए कि आप तो खासतौर पर काफ़ी नज़र रखते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। इंडिया में इस वक्त काफ़ी पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है अफगानिस्तान के तनाजुर में। ये जो अब हालिया दहशतगर्दी है, इसमें कहीं आप देखते हैं कि वो जो नेक्सस था इंडिया का और इसराइल का कॉन्टेक्स्ट, आपको कहीं लगता है कि ये इसको अमेरिका भी शामिल कर लें, ये डिस्टेबलाइजेशन जो है ये शायद इनका एजेंडा है अफगानिस्तान के अंदर? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना आपको कि वो जो स्टेबलाइजेशन क्रिएट करना चाहते थे वो उनकी इंटेंट नहीं थी, उनका मकसद नहीं था। ठीक, कल अमेरिकन प्रेसिडेंट की और इजरायली सदर की भी इजरायली प्रेसिडेंट की में मुलाकात हुई और आज धमाका हो गया। अगर तारीख के अंदर जाके देखेंगे तो आपको, और इसमें अमेरिकी फौजी भी हलाक हुए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर दाइश उसमें इन्वॉल्व थी और अमेरिका को पता चल गया था कि दाइश ये हमला करने वाली है, एक तो पहले हमला करने से पहले अगर जब पता चल जाए तो आपको पता है फिर दुनिया में इफेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। लिए जाते हैं। वो इक़दाम क्या थे? इक़दाम ये होने चाहिए थे कि काबुल एयरपोर्ट की इनर सिक्योरिटी से जितने लोग थे उनको बाहर भेज देते और काबुल एयरपोर्ट को सील कर देते। कम से कम इतनी कोशिश तो करते, वो कोशिश भी नहीं की गई और ये हमला हो जाता है। दुनिया में वेस्टर्न प्रोपेगेंडा ये जा रहा है कि अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज है। अफगानिस्तान के मेन शहरों को आप देखें, वो बड़े स्टेबलाइज है, वहाँ कारोबार जिंदगी चल रहा है। अब अगर तारीख को उठा के देखेंगे, क्योंकि इसमें अमेरिकन फौजी हलाक हुए हैं, तो हमने उस एंगल से आपने बात करी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मेरा सवाल है, शफीक अमान बोल रहा हूँ। ये सलमान साहब ने जैसा पॉइंट आउट किया है भारत का, अपनी स्टेटमेंट मुकम्मल कर लें जी, तो फिर आप वो दरमियान में जो सलमान ने पॉइंट दिया है मैं वही बात आपसे कर रहा हूँ। जी। तो दुनिया में सोचना ये है कि अमेरिकन फौजी हलाक हुए और अमेरिकन को पता है कि दाइश पता करेगी, तो वैसे मैयर क्यों नहीं दिए गए? मासूमियत इस अगर आप तारीख में देखेंगे तो अमेरिकन फौजियों को हलाक करने में अगर किसी ने किरदार अदा किया तो वो इजरायली है और इजरायली एयरफोर्स है। बिल्कुल। USS लिबर्टी था 1967 में, वो इंटरनेशनल वाटर्स में सेल कर रहा था, एक शिप था, उसके ऊपर इजरायली एयरफोर्स ने और इजरायली ताकीद और नेवल बोर्ड ने हमला किया था। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब, हमसे बात की, खासी उन्होंने इस हवाले से रोशनी डाली ना। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक कालम अंसार अब्बासी साहब का था उसको मैं चाह रहा हूँ डिस्कस करूँ। उसके अलावा जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहे हैं उस पर बात करेंगे और PCB का नया चेयरमैन कौन होगा इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
इंसाफ और मसावात मेरे रहनुमा उसूल हैं और मुझे यकीन है कि आपकी हिमायत और ताउन से इन उसूलों पर अमल पैरा होकर हम पाकिस्तान को दुनिया की सबसे अजीम कौम बना सकते हैं। जी वेलकम बैक। और जंग में एक कालम छपा अंसार अब्बासी साहब का, वो लिखते हैं किससे मुनसफ़ी चाहें, उनका एक कालम का उन्वान है और उन्होंने आज़ाद सहाफ़त या मादर पिदर आज़ाद सहाफ़त पे बात की। शफीक, मैं उनके कुछ जुमले सुनाना चाह रहा हूँ, फिर मैं चाह रहा हूँ मैं आपसे बात करूँ। वो कहते हैं कि इसके बरक्स गैर जिम्मेदाराना सहाफ़त की बात की जाए तो मादर पिदर आज़ादी हो गई। सहाफ़त को देखें तो जिसका जी चाहा दूसरे पर झूठे इल्ज़ामात लगा दिए, किसी की भी पगड़ी उछालना कोई मसला ना रहा, बड़े बड़े चैनल्स पे बैठ के गद्दारी गुस्ताखी के झूठे इल्ज़ामात लगे, जिसे चाहा करप्ट कह दिया, जिसे चाहा बदनाम कर दिया। इस्लामी शार और इस्लामी अहकामात के फ़रोग़ और निफास को स्कैंडलाइज किया गया। इश्तारा, ड्रामा और एंटरटेनमेंट के नाम पर फाशी और यानी फैलाई गई। रही से कसर टॉक शोज़, यूट्यूब और सोशल मीडिया ने बड़ा पॉजिटिव है। और देखें जो हम हुकूमत का मौक़िफ़ है कि यार गंद क्यों उछाल रहे हैं हम। बिल्कुल इन्होंने बासी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। एक तरफ उनका मीडिया जो उसके खिलाफ कैंपेन चला रहा है, दूसरा उन्होंने वहाँ आवाज़ उठाई है, बड़ी अच्छी बात है। और इसमें लेकिन मीडिया वर्कर को भूल गए। लेकिन जितना भी उन्होंने किया है, अप्रिशिएट किया है, अगर हमने ना रोका, अवाम ने अपना हुकूमत ने रोका तो कल कोई और रोकेगा आगे। बिल्कुल उन्होंने अपने इदारों को कहा कि आप सेल्फ सेंसरशिप करें। आप कर क्या रहे हैं? जिसकी पगड़ी उछालते हैं, जिसकी इज्जत उछालते हैं, एक अपना बीपर ले लेते हैं, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया, और अगले दिन कहते हैं नहीं ये वो गलत था। तो आप लोगों की पगड़ियाँ उछाल रहे हैं, इज्जतें उछाल रहे हैं। अगर हमारे पास यहाँ डेफिमेशन लॉ होते तो शायद हमारा कोई अखबार ना बचता। और अब्बासी साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है, उन्हें सल्यूट है कि उन्होंने हक की बात की है और उम्मीद करते हैं कि वो आइंदा भी ऐसे बात करते रहेंगे। जो देखें, अगर यही बात फवाद चौधरी करें, ये हुकूमत करे तो गलत है। अब तो भाई आपके अपने जो एडिटोरियल पे हैं वो लिख रहे हैं, तो कम से कम आपने जो कैंपेन चलाई उसके खिलाफ उसको पढ़े तो सही, देखे उसमें है क्या। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं तो कहूँगा अपना जो इंतजामिया है इसके ग्रुप की कि भाई आप इनको पढ़ लें। बिल्कुल। अच्छा, एक जुमला और कहूँगा, फिर मैंने सलमान से बात करनी है। देखें नाइंसाफ़ी, आप मैं हम सारे जर्नलिस्ट हैं, जब हम किसी का स्कैंडल छापते हैं तो इतना बड़ा, और जब उसकी तरदीद छापते हैं तो कहीं बकिए के सफ़े पे जाके इतनी। यार आपने उसकी जिंदगी तबाह कर दी, और उसके बाद अगर उसका मौक़िफ़ आया तो आप या तो उसको भी इतना ही छापे, उसी जगह छापे, फिर तो बात है ना। अदरवाइज ये कि आप किसी की जिंदगी तबाह करके इतने से सिंगल एक दे दें तो नाइंसाफ़ी है। तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए ना यार। बिल्कुल। पता है क्या ये है कि ब्लैक मेलिंग जो है ना, यही असल तो फेक न्यूज़ है ना। फवाद साहब अभी क्या कह रहे थे कि भाई फेक न्यूज़ पे कोई समझौता नहीं होगा, वर्कर पे समझौता, बाकी भी आगे आप बात करें। अब आउटराइटली रिजेक्ट करना, मुझे इनकी बात याद आ रही है कि जो किसी चीज़ को आउटराइटली रिजेक्ट करता है ना, इसका मतलब वो वीक है, वो कमज़ोर है। तो भाई आप आगे बात करें हुकूमत से। फवाद साहब कह रहे हैं कि इन दो इशूज़ के अलावा आप आएँ, हम उस पर अपने आपसे बात करने को तैयार हैं। ये जो अंसार अब्बासी साहब ने बात की है ना, एक बात याद रखिए, जिस अंदाज से दुनिया में मीडिया फैला है ना, और सोशल मीडिया का एक तूफान आया है, उसके बाद मीडिया को रेगुलेट करना ये बहुत जरूरी एक अमर है। इसलिए इसको रूल आउट ना करें। ये सिर्फ प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें सोशल मीडिया भी है, इसमें डिजिटल मीडिया भी है। मैं आ रहा हूँ एडिटोरियल की तरफ, द नेशन का एडिटोरियल था, मैंने उसमें सारी चीजें 3 साल कारकर्दगी को उन्होंने कवर किया। लेकिन उसका एक जो पोर्शन है वो मैं शेयर कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की कामयाबी है और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को इंगेज किया अपने साथ, और पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ चली। इस टाइम हम समझ लें कि एक न्यूक्लियस है इस खित्ते का, और हर बंदा हमसे रब्ता करता है। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, हिंदुस्तान के मीडिया में भी ये लिखा गया है कि जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर इमरान खान की या वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो इंडिया से बहुत बेहतर है। यानी अब आप अंदाज़ा लगाइए ना, इस्लामी फोबिया का इशू हो, कश्मीर का इशू हो,
हमने हिंदुस्तान के अंदर हिंदुआता की जो सियासत है उसको जिस तरह से उजागर किया, हमने अफगान पीस प्रोसेस के अंदर जो काम किया, सऊदी अरब के साथ जो डेफिसिट आया उसको जिस तरह से रिजॉल्व किया। कल हमने एक आर्टिकल अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में हाँ जी, देखा हाँ जी। जिसमें पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के कॉन्टेक्स्ट में है। तो एक इमेज जो है सॉफ्ट इमेज, यानी पाकिस्तान इस वक्त पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी में पार्ट ऑफ द रेजोल्यूशन बन रहा है और दुनिया को कह रहा है कि हम आपके साथ इंगेज करना चाहते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में। और खास तौर पे जो पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने एक रीजनल स्टेबिलिटी का नैरेटिव बिल्ड किया ना, कि यानी वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, यानी जियो स्ट्रेटेजिक से निकलकर हम जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर जो फोकस कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने एक राइट ट्रैक उठाया हुआ है और उसी की वजह से इस वक्त हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा मुश्किलात इस रीजनल पॉलिटिक्स में देखनी पड़ रही है। इसी से रिलेटेड शफीक साहब आपसे मैं चाह रहा हूँ, हमने अभी तक सारा मीडिया को कवर करते, फेक न्यूज़ ये सारा होते होते सलमान ने अब इंडिया का वो जो एक है, आजकल जो ट्रेंड था ना सोशल मीडिया का वो था एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा एक्सपोज भारत का, और वो टॉप ट्रेंड था एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा जो है वो एक्सपोज हुआ। तो आहिस्ता आहिस्ता भारत का जो असल चेहरा वो तो सामने आ रहा है और अब कल टॉप ट्रेंड रहा इस पे। अब देखे ना भारत का, मैं देखे भारत को हमेशा कहता हूँ, भारत नहीं कहता, शर पसंद कहता हूँ। वो उनसे शर की तवक्को रखें, उनसे कोई पॉजिटिविटी या मुस्बत बात की तवक्को रखें ही ना। अब ये जो ट्रेंड चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये बड़ा मैटर करते हैं। ये इसके आपके ये ना समझेंगे एक ट्रेंड आ गया। ये जितनी आलमी ताकतें हैं, जो यूरोप, अमेरिका, दूसरे ममालिक हैं, चाइना, रशिया, ये उनको देखते हैं, उसके उस ट्रेंड को उसको देखते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर अपनी पॉलिसियाँ बनाते हैं। इसको एज ना कभी 1 लाख या 10,000 50,000 ट्रेंड आ गए। अब भारत जो है जितना एक्सपोज हो रहा है इस हवाले से, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। सोशल मीडिया देखे ना, टीवी अखबार तो हम यहाँ लेके पढ़ लिया, लेकिन ये जो आपका मोबाइल है ना, ये हर जगह है, ये दुनिया के हर कोने में है। और जो भी ऐसे ट्रेंड होते हैं वो पढ़े जाते हैं और लोग सोचते हैं कि भाई भारत क्या कर रहा है। और ये बड़ी अच्छी बात है, इस ऐसे ट्रेंड जो है जो बना रहे हैं हम उनको अप्रिशिएट करते हैं और इसी तरह भारत को एक्सपोर्ट करते रहे। इसकी उसकी हिंदुआता जैसे उन्होंने जिक्र किया है, कश्मीर पर उनको एक्सपोर्ट करते रहे ताकि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। पिछले दिनों वजारत इत्तलात और नशरियात ने एक रिपोर्ट जारी की थी जो हमने यहाँ पे जिक्र भी हमने की भी शेयर थी। की उसके अंदर जो डाटा दिया गया था, किस तरीके से जो है ना फेक किस्म की आईडीज बना के और किस किस्म के इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट में ये प्रोपेगेंडा वॉर जो है, जिसको वो कहते हैं कि डिजिटल वॉर कह रहे हैं, हाइब्रिड वॉर कह रहे हैं, और इसका मतलब क्या है कि दुनिया में ये परसेप्शन बिल्ड करें कि पाकिस्तान एक कमज़ोर पोजीशन के ऊपर खड़ा है। और यही वजह मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जिसका पाकिस्तानी मीडिया को खास तौर पे, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया, आप हमें ये जो बाहर का जो इस वक्त एक यलगार हमारे ऊपर आई है ना पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के कॉन्टेक्स्ट में, हमें इसका जरूरतमंदी के साथ, जिम्मेदारी के साथ और लॉजिक के साथ, अक्ल और फहम के साथ मुकाबला करना है ताकि दुनिया को हम ये बावर करवाएं कि जो प्रॉब्लम है वो हम नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है। ठीक है शफीक साहब, आपको याद होगा अभी रिसेंटली आज जब पुलवामा का वाक़या हुआ जी। तो इंडियन जो एंकर्स थे वो इतना ऊंचा बोलते थे कि उनके वोकल कॉर्ड जो थे वो फट गए थे और उसके बाद ऐसे लगता था जैसे उन पर किसी ने खुद को हमला कर दिया है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि आपने देखा होगा कि वो ऐसे चीखते थे, मैं पहले तो ये समझा कि उनको कोई कुर्सी के नीचे आग वाग लग गई, इतनी तकलीफ से जबकि पाकिस्तानी मीडिया ने इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया, तहम्मुल का, रिलैक्स होकर हमने जैसे हमारी फौज ने भी, हमारी हुकूमत ने भी। हाँ, अच्छा, उसकी शायद वजह भी ये थी कि हमें अपनी पाक फौज पे पूरा यकीन है कि वो उसे पता है कि भारत को कैसे टैकल करना है, भारत की औकात क्या है, तो हम रिलैक्स थे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो वहाँ का मीडिया है शफीक, एक जुमला इसके बाद प्रोग्राम को, वहाँ का जो मीडिया है वो उसके अंदर बड़ा जहर भरा हुआ है पाकिस्तान के। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए सलमान साहब ने पॉइंट आउट किया ना सोशल मीडिया के बारे में। देखिए हम सोशल मीडिया पे बहुत लेट आए हैं, जबकि पूरी दुनिया जो है इसमें देखिए मोस्टली जो हैंडलर हैं इसके सोशल मीडिया के, उनके जो रीजनल ऑफिस हैं वो इंडिया में, तो उसको भी एक्सप्लॉइट करते हैं और ये तो बेशुमार उन्होंने उनके अपना हैंडल अपना बंद भी किए हैं। हाँ। अब ये देखें, ये प्रिंट और उससे निकल के एक बड़ी वॉर है और इसमें हम सबको हिस्सा लेना चाहिए। हम सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, अपने पाकिस्तान का दें, हुकूमत का ना दें, अपने पाकिस्तान का दें। अब देखें जो अपोजिशन को देखें, वो अपने जो अपनी लीडरशिप को, जो हिफाजत को डिफेंड करने के लिए, अपने नैरेटिव को बयान करने के लिए वो लंबे लंबे ट्वीट करते हैं और अपना ट्रेंड बनाते हैं। लेकिन इसमें हिस्सा लें ना, जो पाकिस्तान जहाँ आप रह रहे हैं, जब पाकिस्तान जहाँ रह रहे हैं, जहाँ सब कुछ आपका है, तो उनके लिए भी ट्रेंड बनाए। मीडिया को एक बात तय करनी है साराना साहब, ये कि वो इस रीजनल पॉलिटिक्स में
पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बनना चाहता है, पार्ट ऑफ द रेजोल्यूशन बनना चाहता है। अगर वो पार्ट ऑफ द रेजोल्यूशन बनना चाहता है, उसको अपनी मौजूदा मीडिया पॉलिसी रिव्यू करनी पड़ेगी। अगर वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है तो यही कुछ वो चीजों को बेसिक देखना शर्त में चाह रहे हैं। भारत तो बेसिक फिर शर्त में इसी वजह से मैं इसी कह रहा हूँ वजह ये सारा प्रोपेगेंडा चल रहा है। मुझे ना एक इंडियन चैनल ने ले लिया लाइन पे, फंस गया होगा वो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे। मैंने वो अपना जो पाकिस्तान का हमारी तो मौत जिंदगी पाकिस्तानी धरती मुल्क के के साथ साथ, वाबस्ता है। तो वो जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो वो वहाँ मेरा माइक बंद करना भूल गए। तो जो प्रोड्यूसर था उसने एक गंदी सी गाली देके कहता अबे किसको ले लिया तुमने। तो बात ये कि हमारे ठीक ही कहने हैं बारिश। अच्छा, अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, अगर आप इजाजत दें तो क्रिकेट हमारे बिल्कुल, वो है। एहसान मानी साहब ने तो तोसी लेने से इनकार कर माजरत दिया कर है लिया। और रमीज राजा साहब नामजद हो गए, लेकिन नामजद हुए हैं अभी इम्कान है कि प्रोसीजर क्या है का एक अपना वो है। उसमें मैं चाह रहा था कि नमूद मुस्लिम जो हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे पूछा जाए जी, प्लीज। कि ये क्या तरीक़ेकार है। अस्सलाम वालेकुम नमूद। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये बताइएगा कि अब ये नॉमिनेशन तो हो गई, अब इसका क्या तरीक़ेकार है? चेयरमैन पीसीबी बनता कैसे है, क्या होता है वहां पे, किस तरह नाम पेश होते हैं, और अब इस वक्त मैदान में कौन कौन है? और ये वोटिंग का पैटर्न भी बता दें जरा। जी वोटिंग का पैटर्न बिल्कुल सिंपल है। जैसे क्रिकेट का बोर्ड ऑफ गवर्नर है, ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ जो भी उसके जो मेंबर्स हैं उसकी नॉमिनेशन जो है वज़ीर आज़म करते हैं, और वो वहाँ से मुंतखब होकर जिससे वहाँ पे चले जाते हैं बोर्ड में। तो उस बोर्ड में वहाँ पर नाम रखा जाता है, वहाँ पर एक वोटिंग की जाती है, क्योंकि इसमें जो तरीकाकार जो इसका सिंपल तरीकाकार यही है कि जिसको भी अभी तक वज़ीर आज़म नामजद करते हैं उसी को ही बोर्ड जो है जो एक रवायत रही है उसको वो कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बोर्ड है उसका एक पूरा जो उसका आइन के मुताबिक उसका इंतखाब किया जाता है, फिर चेयरमैन मुंतखब किया जाता है। और सबसे इसमें एक छोटी सी बात अगर थोड़ी कह सकूँ मैं कि रमीज राजा जो है वो पहली मरतबा क्रिकेट बोर्ड के किसी ओहदे पे नहीं आ रहे, इससे पहले भी वो चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं 2004 में, जिस वक्त पाकिस्तान की और इंडिया की आखिरी जो सीरीज हुई थी क्रिकेट सीरीज, बिल्कुल, उसमें उनका बड़ा किरदार रहा है। जी अच्छा, ये बताइएगा कि दो नाम है ना, रमीज राजा हैं और असद अली खान है। ये असद अली खान साहब कौन है और इनका क्या बैकग्राउंडर है? देखिए, असद अली खान का ताल्लुक ये भी एक मैनेजमेंट के हवाले से खासे अहम रहे हैं क्रिकेट के हवाले से, और क्योंकि जो क्रिकेट बोर्ड है सिर्फ और सिर्फ क्रिकेटिंग नहीं देखता, बल्कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट की जो एक पूरी स्टैब्लिशमेंट है, जैसे तो आप कहेंगे तरीकाकार है कि जो वज़ीर आज़म का एक विजन है कि उन्होंने डिपार्टमेंट्स खत्म करके रीजन की जो क्रिकेट बनाई है उस रीजन को लेकर चलना, उसके साथ लेकर जाना, और उसको ये देखना कि किस तरीके से रीजन की जो टीमें हैं वो आगे जैसा दुनिया में होता रहा, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ डिपार्टमेंट के खेल होते रहे और डिपार्टमेंट ही अपनी मर्जी। मुझे नहीं असद अली खान का जरा मैं चाह रहा था। अच्छा, ये बताएं कि जो चेयरमैन पीसीबी होता है वो कोई खाली एक शो पीस तो नहीं है, उसने पूरे उसको लेके चलना है। तो ये असद अली खान और अगर रमीज राजा के हवाले से मैं आपसे पूछूं तो किस में ज्यादा स्किल है एडमिनिस्ट्रेटिव? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिवली अभी तक तो मैं कहूँगा रमीज राजा में ज़्यादा स्किल है, क्योंकि रमीज राजा 1978 से क्रिकेट से वाबस्ता है और उनका जो भी काम रहा वो क्रिकेटिंग से रहा। यानी कि अगर वो 1977 से देखें आप उनको कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आए, उसके बाद उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पहले खिलाड़ी जिसने 10,000 स्कोर बनाया। इससे पहले कभी भी कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं था जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बना सके। उसके बाद जब वो रिटायर हुए हैं, रिटायरमेंट के बाद से लेकर वो क्रिकेट को बिल्कुल नहीं छोड़ा, वो फॉक्स न्यूज के पकड़ के रखा, बिल्कुल इवन के आईसीसी के साथ काम। बहुत शुक्रिया नमूद मुस्लिम, आपने बात की। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह सोमवार को आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। शफीक साहब शुक्रिया, सलमान साहब शुक्रिया। नाज़रीन, आप भी अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो छतरियाँ ले लीजिएगा, बारिश का इम्कान है, 2-3 दिन मुसलसल बारिश होगी। अल्लाह हाफिज़।